हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोग एक नई क्लास को लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि अर्थशास्त्र की एक नई क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो यूपी टीजीटी पीजीटी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो इस क्लास में हम लोग पहले तो करेंगे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद करेंगे एमसीक्यू। जैसा कि आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग इसमें बाद में करने वाले हैं एमसीक्यू। जब हम लोगों का चैप्टर फिनिश पे जाएगा तो हम उसके बाद करेंगे एमसीक्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र का अर्थ मतलब मीनिंग, उसके महत्व और इसके टाइप प्रकार के बारे में बात करेंगे और एमसीक्यू पर भी चर्चा करेंगे। तो मैं बस इतना चाहता हूँ आप लोगों से कि मैं आप लोगों को ये टीजीटी पीजीटी में ये अर्थशास्त्र की जो क्लास है, आप लोगों ने जैसा कि हम लोगों को अंकेक्षण की क्लास को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोग अर्थशास्त्र की क्लास को भी सपोर्ट कीजिए। ये मैं प्ले लिस्ट अलग से नहीं बनाऊंगा, ये टीजीटी और पीजीटी की जो क्लास है उसी में मैं ये अलग उसी में डाल दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैं उसी हिसाब से करूंगा। तो समय को खराब ना करते हुए अब हम डायरेक्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र की कि अर्थशास्त्र होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है, मीनिंग जान लेते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का अर्थ, अर्थशास्त्र का अर्थ अर्थ तो आप लोगों को मालूम ही होगा, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलें। जैसे कि मान लो एक मानव है, ठीक है। मतलब हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य की बहुत सी आवश्यकताएं, बस आप लोगों को केयरफुली सुनना है और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्रत्येक मनुष्य की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। अब आवश्यकताएं जो होती हैं, इस वो हो सकता है कि मनुष्य बहुत सी आवश्यकताएं मनुष्य की होती हैं, कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो उसकी जरूरी आवश्यकताएं में आती हैं, और कुछ मतलब कि जो ऐसी भी आवश्यकताएं होती हैं जो गैर जरूरी आवश्यकताओं में आती हैं, जो मतलब कि अगर उनको पूरा ना किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आवश्यकताएं भी हम लोगों की 5 प्रकार की होती हैं। अब्राहम मैस्लो ने बताया था कि आवश्यकताओं की प्रकार, अब्राहम मैस्लो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट मैंने किया हुआ है मैनेजमेंट में। अगर आप लोग मैनेजमेंट की क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। मैंने वहाँ पे भी 9 से 10 क्लास ले चुके हैं मैनेजमेंट की, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आवश्यकताएं 5 प्रकार की होती हैं, तो उसमें भी बहुत सी आवश्यकताएं उन्होंने बताई हैं। जैसे कि एक हम लोगों की है भोजन की आवश्यकता, ये भी एक आवश्यकता है। एक मतलब प्यास की आवश्यकता, एक नींद की आवश्यकता, निंद्रा जैसे बोलते हैं। तो ये बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, तो ये जरूरी आवश्यकताएं में आती हैं, आकस्मिक या फिर प्राथमिक आवश्यकता। अब मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, अब अर्थशास्त्र की बात करें हम लोग, तो मनुष्य की आवश्यकताएं जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनलिमिटेड होती हैं। अगर मान लो आज आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, मान लो स्मार्टफोन है, कितने का है वो 10,000 का है। अब जैसे ही आप लोगों के पास पैसे बढ़ते हैं तो आप लोग इस फ़ोन को हटाना चाहते हैं और दूसरा फ़ोन, कोई नया महंगा फ़ोन लेना चाहते हैं। तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो सीमित नहीं होती हैं, वो असीमित होती हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, असीमित होती हैं। कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। अब हम बात करें तो प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएं तो असीमित हैं, लेकिन जो साधन हैं उनको पूरा करने के साधन वो कैसे हैं? वो सीमित हैं। मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और हमारे पास जो डिज़ायर हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो अनलिमिटेड है। तो उनको कैसे फुलफिल किया जाए, इसी चीज़ का अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर मान लो कि हमने अध्ययन किया है कि हमारी ये ज़रूरतें हैं, जो जो मोस्ट ज़रूरतें हैं उनको हम लोगों ने अलग निकाल लिया, तो ये जो अलग निकाला है, जो आवश्यकताएं हैं, जो मोस्ट आवश्यकताएं हैं, उनको अलग निकाला है, इसी को बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है। तो अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं आप लोग, जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र के बारे में मैंने पहले तो समझा दिया है, बस लिखना रह गया है। तो हम लोग लिख देते हैं, एक सेकेंड। असीमित आवश्यकताएं हम लोग लिखते हैं, आप लोग भी अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। असीमित आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकताओं
तथा असीमित आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की, मैंने आप लोगों को बताया है, तथा सीमित साधन सीमित साधन से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र में शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि अर्थशास्त्र जो है वो, उसमें मेन क्रिया कौन सी होती है? आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक क्रिया, ठीक है, आर्थिक क्रिया इसे बोलते हैं इकोनॉमिक आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो अब मैंने आप लोगों को बताया है कि मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं। तो मनुष्य, जैसे मान लो कि आवश्यकताएं हैं, अब आवश्यकता अगर नहीं होती, मान लो मनुष्य को भोजन की आवश्यकता है, किसकी? भोजन की। तो वो क्या करेगा कि भोजन को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट डालेगा, मतलब कि क्रिया करेगा। अब वो क्रियाएं पूछी जाती हैं कि वो क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मनुष्य ने जो क्रिया की हुई है भोजन को प्राप्त करने के लिए, तो वो क्रिया पूछी जाती है वो कितने प्रकार की होती है। तो वो मान लो एक सेकेंड तो वो क्रियाएं होती हैं, मनुष्य की जो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं के प्रकार। अब क्रियाओं के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होती है आर्थिक क्रिया और एक होती है अनार्थिक क्रिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, अर्थशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वो आर्थिक क्रिया का अध्ययन ज़्यादा किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग अब आगे खोलेंगे कि जिसमें लिखा भी हुआ है कि आर्थिक क्रिया, देखो, सीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं तथा सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र में सम्मिलित की जाती हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक और अनार्थिक। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक क्रिया, और इसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। तो अब उसके बाद आता है कि जो आर्थिक क्रिया है, ये इसके प्रकार पूछे जाते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं आर्थिक क्रिया के प्रकार। आर्थिक क्रिया के प्रकार, आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें जो प्रकार में चार बातें होती हैं, उन चार बातों को आप लोग मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि अक्सर करके पूछा जाता है कि आर्थिक क्रिया के में कौन सी सम्मिलित नहीं होती या कौन सी सम्मिलित होती है। तो इसमें चार होती हैं, चार चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है उपभोग, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंजम्पशन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है उपभोग के बाद आता है हम लोगों का उत्पादन। उपभोग तभी होगा जब उत्पादन होगा, तो इसे बोलते हैं प्रोडक्शन। और उसके बाद होता है नंबर 3 पे आता है हम लोगों का विनिमय, इसे बोलते हैं एक्सचेंज। ठीक है, और उसके बाद आता है नंबर 4 पे आता है हम लोगों का निवेश, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब ये पूछा जाता है कि आर्थिक क्रिया के प्रकार में कौन से चार
ये प्रकार हैं, ये तो आप लोगों को मालूम है। इसमें अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक क्रिया के प्रकार में कौन सा सम्मिलित नहीं होता है, तो एक ऐसा दे देंगे जो इसमें से सम्मिलित नहीं होता होगा, तो वो आप लोगों को मालूम होना होगा। उत्पाद उपभोग का मतलब होता है कि जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे उपभोग बोलते हैं। उत्पादन का मतलब होता है जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो उत्पादन करते हैं उसे बोलते हैं उत्पादन, प्रोडक्शन बोलते हैं। विनिमय बोलते हैं जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं उसे एक्सचेंज बोलते हैं, और इन्वेस्ट करना इसे निवेश करना भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन हो रहा है कि विनिमय जो है वो विनिमय कितने प्रकार का होता है। विनिमय होता है हम लोगों का दो प्रकार का। एक है हम लोगों का वस्तु कीमत निर्धारण, वस्तु कीमत निर्धारण, ठीक है। और दूसरा है हम लोगों का साधन कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, और इसे बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक क्रिया को और किस नाम से जानते हैं, तो आर्थिक क्रिया को इस नाम से भी जानते हैं, कीमत निर्धारण के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक क्रिया को क्या जानते हैं, कीमत निर्धारण के नाम से भी जानते हैं, कीमत निर्धारण, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमने ये चार प्रकार आप लोगों को बता दिए हैं। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा जाता है, या फिर आर्थिक क्रिया, ये आर्थिक क्रिया है कि आर्थिक क्रिया है, इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, इन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। आर्थिक क्रिया, अर्थशास्त्र के प्रकार की बात करेंगे हम लोग अब। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार, ठीक है। अर्थशास्त्र के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले है एक, इसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। और एक को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो, MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक, ठीक है। और इसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन, ये अक्सर करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो और इसमें मैक्रो में अंतर क्या है, मतलब इनमें अंतर कैसे करेंगे। तो इनमें जो अंतर है, इनका सबसे पहला जो अंतर है कि ये इसका क्षेत्र जो होता है, इसका क्षेत्र संकुचित होता है। संकुचित का मतलब होता है छोटा होता है, छोटा मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि मतलब इसका क्षेत्र सीमित होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का। और समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र होता है जो वो विस्तृत होता है, और विस्तृत का मतलब होता है बड़ा होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, और इसका क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। इसमें हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पर अध्ययन करेंगे, और इसमें हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों पर अध्ययन करेंगे। जैसे कि मान लो अगर हमें एक व्यक्ति की आय जाननी है, ठीक है, तो एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय इसमें आएगी, इसमें आएगी व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगी एक व्यक्ति की आय। और अगर हम पूरे भारत की मतलब जाने कि पूरे भारत की नेशनल इनकम, तो इसे बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। पर व्यक्ति की अगर हम लोग एक व्यक्ति की निकालेंगे तो ये आएगा हम लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और अगर हम लोग भारत के पूरे सभी नागरिकों की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अगर हम बात करें मांग की, अगर हम एक व्यक्ति की मांग की बात करेंगे तो इसमें आएगा मांग। और अगर हम पूरी संपूर्ण मांग की बात करेंगे, संपूर्ण मांग, पूरे भारत की मांग की बात करेंगे, तो ये आएगा समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अगर हम एक वस्तु का उत्पादन की बात करेंगे, एक वस्तु का उत्पादन की बात करेंगे तो ये इसमें आएगा। और अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे, सकल घरेलू
उत्पाद की बात करेंगे तो वो किस में आएगा, वो आएगा समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई जो आएगी वो आएगी हमारी, हम लोग महंगाई की बात करेंगे तो पूरे भारत की महंगाई की बात करेंगे ना, तो इसमें आएगी महंगाई की बात, महंगाई, ठीक है। महंगाई की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आएगी। अगर हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो सभी लोगों की बात करेंगे तो बेरोजगारी की बात करेंगे। अगर हम एक व्यक्ति की बेरोजगारी की बात करेंगे तो इसमें आएगा एक व्यक्ति की बेरोजगारी की बात करेंगे, बेरोजगारी, ठीक है। और अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करेंगे महंगाई की तो इसमें आएगा, और अगर हम पूरे महंगाई की बात करें तो इसमें आएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आप लोग समझ गए होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग अंतर क्या है, ठीक है। अब ये पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो जो है, माइक्रो शब्द किस शब्द से बना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस भाषा से हुई है। तो हमें लोगों को मालूम होना चाहिए कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका जो है वो ग्रीक भाषा से हुई है। किससे भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। अब ये पूछा जाता है कि किस शब्द से हुई है, तो आप लोग इस याद रखिए कि जो ये शब्द है माइक्रो, MICRO, इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो माइक्रोज से हुई है। किससे हुई है, माइक्रोज से। इसे हिंदी में इस प्रकार के लिखते हैं माइक्रोज, ठीक है। और इसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इससे ऐसे लिखते हैं माइक्रो, MICROS, ठीक है, माइक्रोज से हुई है। तो अगर हम पूछा जाता है कि अगर हम लोगों ने माइक्रो की तो बात कर ली, लेकिन अगर मैक्रो का पूछा जाता है कि मैक्रो की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो मैक्रो शब्द की उत्पत्ति, ये हम लोगों ने यही ऊपर वाला रिपीट है हुई है, तो किस शब्द से हुई है, तो आप लोग याद रखिए कि ये भी एक ग्रीक भाषा है। किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है, ठीक है। और कौन सा शब्द जो है वो हुआ है माइक्रोज से, इससे मैक्रोज से, मैक्रोज, ठीक है। आप लोग इनको मोस्ट लगा लीजिए क्योंकि अक्सर करके यही क्वेश्चन आते हैं। अब पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो आप लोग बताइए कि अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ को, ठीक है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। ये कहाँ के थे, तो ये थे स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड। तो आप लोगों को मैंने कुछ ऐसे शब्द बता दिए हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर करके। अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मान लो इकोनॉमिक्स जो शब्द है, इकोनॉमिक्स ये भी पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इकोनॉमिक्स जो शब्द की उत्पत्ति है वो हुई है यूनानी भाषा से। किस भाषा से, यूनानी भाषा से, ठीक है। और यूनानी भाषा से कौन सा शब्द जो है वो है, यूनानी भाषा का शब्द है ओक्योनोमोस। किस शब्द से, ओक्योनोमोस। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है घर का नियम, ठीक है, घर का नियम इसका मतलब है। तो मैंने आप लोगों को जो मोस्ट क्वेश्चन है वो हमने आपको अलग से लिखवा दिए हैं। अब हम लोग इसके MCQ जो हैं इनके सॉल्व करेंगे, और कुछ MCQ में जैसे मान लो हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देख पाए हैं, लेकिन वो कुछ MCQ से सॉल्व हो जाएंगी। तो 10 MCQ हम लोग करने वाले हैं और आज का हम लोगों का चैप्टर हो जाएगा फिनिश अर्थशास्त्र के बारे में। और अगर आप लोगों को लगता है कि और रह गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं और मतलब डिटेल में बना दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा उस हिसाब से मैंने पूरा बता दिया। अब हम लोग देखेंगे MCQ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद कहा था कि MCQ को देखेंगे, तो अब यहाँ से हम लोग MCQ देखेंगे।
जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, माइक्रो MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सम्मिलित होती है। तो कौन सी चीज़ जो होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सम्मिलित होती है? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटा क्षेत्र होता है। तो व्यक्तिगत इकाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने बोला था कि एक व्यक्ति की बात करेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। छोटे छोटे चर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये छोटी सी मतलब कि ये इसका जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, ठीक, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग इनमें से क्या है, तो इसमें से जो ऑप्शन है वो है हम लोगों का डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। आप लोगों ने भी बिल्कुल सही लगा लिया होगा कि डी आंसर बिल्कुल सही है। अब उसके बाद की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है कि उपभोक्ता व्यवहार, मतलब कि कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है उसका अध्ययन किस में करेंगे हम लोग? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, बिल्कुल। उसके बाद आय विश्लेषण में, उसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र को भी हम लोग बोल सकते हैं। माइक्रो को क्या बोलती हैं? माइक्रो को हम लोग सूक्ष्म भी तो बोल सकते हैं, सूक्ष्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का ए ऑप्शन, उपभोक्ता के व्यवहार की बात की है यहाँ पर, तो कंज्यूमर बिहेवियर की बात की है, वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? व्यक्तिगत इकाई की स्टडी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक समग्र नहीं, समग्र की बात हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, और राष्ट्रीय आय की बात उसी में करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ये ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि समष्टि अर्थशास्त्र मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको किसका अध्ययन किया जाता है? राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का, बिल्कुल। पूर्ण रोजगार या फिर बेरोजगारी की बात करें हम लोग तो सभी की बात करेंगे हम लोग, इसमें आएगा। कुल उत्पादन मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे। कुल उत्पादन का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, GDP। तो इसमें जो आएगा ये भी बात बिल्कुल सही है, और तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी होती हैं? ये क्वेश्चन यहाँ से मिस हो गया था, तो इसकी ब्रांचेस पूछी जाती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की ब्रांच, तो ब्रांचें वो होती हैं वस्तु कीमत निर्धारण, ये भी बिल्कुल ब्रांच है उसकी, साधन कीमत निर्धारण ये भी ब्रांच है, और आर्थिक कल्याण, ये 3 ही ब्रांच होती हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की ब्रांच मतलब शाखाएं, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं, और शाखाएं वो 3 ही होती हैं। एक होती है हम लोगों की वस्तु कीमत निर्धारण, ठीक है, वस्तु कीमत निर्धारण। दूसरी होती है हम लोगों की साधन कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण। और जो तीसरे नंबर की होती है वो होती है आर्थिक कल्याण, ठीक है। तो ये 3 ही ब्रांचें होती हैं, मतलब कि शाखाएं होती हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन हैं? तो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो होते हैं उत्पादन के साधन की अगर हम लोग बात करें तो उत्पादन के साधन में हम लोगों का आएगा भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, और मतलब कि ये सारे के सारे जो उत्पादन के साधन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है उत्पादन के साधन है भूमि है, श्रम है, पूंजी है, और ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर संगठन भी है तो आप लोग लिख सकते हैं संगठन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से
कौन सा शब्द है, मतलब कि किस शब्द से दिया गया है। माइक्रोज जो है वो किस भाषा से दिया गया है। अरबी से बिल्कुल गलत, ग्रीक भाषा से बिल्कुल सही, जर्मन से नहीं और अंग्रेजी से भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आर्थिक क्रियाएं को दो भागों में बांटा है। किसने बांटा है, तो ये पूछा जाता है कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इसको दो भागों में बांटा है। ठीक है, इसके दो भाग कौन कौन से हैं। एक है हम लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है हम लोगों का समष्टि अर्थशास्त्र। अब पूछा जाता है कि ये किसने बांटा है, मतलब इसको सबसे पहले किसने विभाजित किया है, तो वो किया था रैगनर फ्रिंज साहब ने, रैगनर फ्रिंज। तो इन्होंने बांटा था सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर जो है वो मार्शल रॉबिन्स और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो वहाँ से स्किप हो गए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे किए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है या कौन थे। तो इकोनॉमिक्स के फादर पूछे जाते हैं, तो मार्शल नहीं, एडम स्मिथ बिल्कुल, रैगनर फ्रिश नहीं, इन्होंने तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को बांटा था। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर वो है 10, और 10 में हम लोगों ने पूरे चैप्टर की बात की हुई है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल सही है, समष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों, हाँ तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों में हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास पसंद आया है तो मेरे क्लास को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट हो सकूं और मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे ही क्लास बना सकूं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।